नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आवाज देश की। और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार देने की प्रक्रिया में आए बदलाव की, जिससे गरीब से गरीब को भी उसके काम के कारण पद्म पुरस्कार के रूप में पहचान मिली है। प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास में हर व्यक्ति के योगदान को महत्वपूर्ण मानते हैं और इस बात पर जोर देते रहे हैं कि छोटा प्रयास भी देश में बड़ा बदलाव ला सकता है। न्यू इंडिया के निर्माण में देश के हर नागरिक का योगदान सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार की पूरी प्रक्रिया ही बदल दी है। अब पद्म पुरस्कार के लिए व्यक्ति की पहचान नहीं बल्कि उसके काम का महत्व बढ़ गया है। न्यू इंडिया में देश का सामान्य व्यक्ति भी अपने उत्कृष्ट कार्य के जरिए देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, वो भी पद्म पुरस्कार पा सकता है। इस बार साल 2020 के लिए जिन लोगों को पद्म सम्मान दिए गए हैं उनमें से कईयों की पृष्ठभूमि बेहद मामूली है, लेकिन इनके हौसले और इनका काम इन्हें असाधारण लोगों की पंक्ति में खड़ा कर देता है। कौन है वो लोग, देखते हैं एक रिपोर्ट। नंगे पांव खड़ी कर्नाटक की 72 वर्षीय आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा की ये तस्वीर हजारों शब्दों के आगे भारी है। उन्हें इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तुलसी गौड़ा कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन पौधों और जड़ी बूटियों के ज्ञान के चलते उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। 12 साल की उम्र से वो अब तक 30,000 से ज्यादा पौधे रोप चुकी हैं। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अस्थायी तौर पर सेवाएं भी दी हैं और आज भी अपने ज्ञान को नई पीढ़ी के साथ बांट रही हैं। पर्यावरण के संरक्षण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मंगलौर के 68 वर्षीय फल विक्रेता हरे काला हजब्बा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसे जानकर लोग दंग रह जाएंगे। संतरे बेचकर रोजाना 150 रुपए कमाने वाले हरे काला हजब्बा ने एक प्राइमरी स्कूल खड़ा करवाया है। राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए वो जब सादे सफेद शर्ट और धोती पहनकर पहुंचे तो हर कोई उनकी सादगी का कायल हो गया। अयोध्या के रहने वाले 83 साल के साइकिल मैकेनिक मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें ये पुरस्कार समाज कल्याण के लिए दिया गया। शरीफ चाचा के नाम से मशहूर मोहम्मद शरीफ ने अब तक 25,000 से ज्यादा लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार किया है। 1992 में उनके बेटे की हत्या के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया था, जिसे अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। इसके बाद से शरीफ चाचा ने लावारिस लाशों में क्रियाकर्म को अपनी जिम्मेदारी मान लिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के मृत शरीरों का उनके धार्मिक रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार किया है। बीज माता या सीड मदर के नाम से जानी जाने वाली राहीबाई सोमा पोपेरे को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। वो महाराष्ट्र के अहमदनगर की महादेव कोली आदिवासी जनजाति की किसान हैं। उन्होंने अपने परिवार से खेती की पारंपरिक विधियां सीखी और जंगल के संसाधनों का ज्ञान एकत्रित किया। 2 दशक पहले उन्होंने देसी बीज तैयार करना और उन्हें दूसरों को बांटना शुरू किया। उन्होंने इसके लिए एक ब्लैकबेरी नर्सरी भी तैयार की, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को इसके पौधे तोहफे में दिए गए। इसके बाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर देसी बीजों का संरक्षण करने का अभियान शुरू किया। राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हिम्मता राम भांबू पिछले 25 सालों से पेड़ों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान के कम पेड़ वाले जिलों जैसे नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर और अजमेर में वो अब तक 5.5 लाख पौधे रोप चुके हैं। पर्यावरण को समर्पित इस अहम योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पाने वालों में राजस्थान के अलवर जिले की सामाजिक कार्यकर्ता उषा चौमार भी शामिल है, जिन्हें 7 साल की उम्र से मैला ढोना पड़ा और 10 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। ससुराल में भी यही काम करना पड़ा। मंदिर में घुसने की आज्ञा नहीं थी। आज 53 बरस की उषा चौमार ऐसी सैकड़ों महिलाओं की आवाज हैं
उषा ने सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से राजस्थान में स्वच्छता की अलग जगाई है। जी हाँ, बहुत ही हम भाग्यशाली हैं कि आवाज़ देश की में हमारे साथ इस बार पद्मश्री पाने वाले दो विशिष्ट व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं। एक हैं पद्मश्री विमल कुमार जैन, समाज सेवक हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा भी हैं, थिएटर और साहित्य के लिए उनको इस बार पद्मश्री मिला है और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको पद्मश्री मिलने पर। इसके अतिरिक्त विमल जी के परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और जनता जनार्दन की आवाज़ बनकर कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे आज के आवाज़ देश की में शामिल हैं। आपका भी स्वागत है। विमल जी, आपने क्या काम किया और आपको पद्मश्री मिला या कोई पद्म पुरस्कार मिला, वो तो पता लग जाता है जैसे ही अनाउंसमेंट होता है और फिर राष्ट्रपति के द्वारा आपको वो सम्मान प्रदान किया जाता है, लेकिन उस तक की जो जर्नी होती है उसके बारे में बहुत पता नहीं होता है। आपकी जर्नी समाज सेवा की कहाँ से शुरू हुई और समाज के कौन से क्षेत्रों में आपने विशेष रूप से अपनी सेवाएं दी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले आपने जो अभी न्यू इंडिया की बात की है, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं कि न्यू इंडिया की जगह नए भारत के निर्माण की बात शुरू करें। क्या बात, ताली बजाएं। और हम बता दें कि हम विशेष रूप से एक कार्यक्रम चलाते हैं, नव भारत निर्माता सैंड आर्ट के जरिए नव भारत के निर्माण में योगदान देने वालों की कहानियों को हम दर्शकों के सामने रखते हैं। जो आपने नाम दिया है उसके बहुत नज़दीक है वो। जी जी, बहुत अच्छा। नहीं, 75वां साल हो गया देश का जी, आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, तो कम से कम अपने ओरिजिनल स्थिति में तो आए। जी, अंग्रेजों ने नाम दिया इंडिया, पर आज नए भारत के निर्माण की ज़रूरत है। जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। असल में हम सामाजिक कार्यकर्ता रहे, बचपन से जेपी आंदोलन के एक सिपाही रहे। उस समय बातें बड़ी बड़ी होती थी, परंतु समाज आज़ादी के बाद जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए था, हर ढंग की संपन्नता समाज के हर वर्ग की होनी चाहिए थी, इसमें पूरी तरह से बेईमानी हो रही थी। मेरा आज़ादी जेपी आंदोलन शुरू हुआ और भ्रष्टाचार गड़बड़ियों के खिलाफ पे ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। उस समय आंदोलन के क्रम में जयप्रकाश जी आए। उन्होंने एक नारा दिया कि सत्ता नहीं समाज बदलना है। ये एक बड़ा नारा था और सकारात्मक नारा था। हम लोग उस समय विद्यार्थी थे, बाद में प्राध्यापक भी हुए, परंतु ये बात कहीं न कहीं जीवन में बस गई कि हमें कुछ समाज के लिए करना चाहिए। बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारें जब नहीं कर पा रही तो मैं क्या कर पाऊँगा, परंतु किसी एक समस्या को उठाकर उसका समाधान किया जा सकता है, इतना विश्वास मन में था। क्या किया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी। उसी क्रम में ये बात होगी 1993 की। 1997 में एक बड़ा कैंप संयोग से किया था। 10 दिनों का कैंप पटना में लगा था। पहला कैंप था दिव्यांग लोगों के आर्टिफिशियल सपोर्ट देने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का। तो इतनी बड़ी संख्या आई कि मैं भी हतप्रभ था। उस समय तक बिहार की स्थिति ये थी कि किसी को यदि पैर कट गया तो वो पूरी ज़िंदगी घर के अंदर बैठा रह जाएगा। परिवार के लिए बोझा, समाज के लिए बोझा और उपेक्षा का शिकार, ये तीनों चीज़ें उसके साथ थी। हम लोगों ने प्रयास किया, एक छोटी सी शुरुआत, हालांकि उससे वो 10 दिनों का शिविर, उसमें 2654 लोगों को हमने आर्टिफिशियल सपोर्ट दिया क्या था। बात है। उस समय आपके दूरदर्शन ने कहा था कि शायद एशिया का सबसे बड़ा शिविर उस समय तक का है। तो खैर, उससे लगा कि हम इस समस्या को बिहार से दूर करने के लिए एक प्रयास शुरू कर सकते हैं। दया प्रकाश सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भारत के निर्माण की, नव निर्माण की हम कोशिश करते हैं, उसकी और जाते हैं, तो हमें ये जानना बेहद आवश्यक होता है कि हमारा वैभव कितना रहा, हमारा पूर्व कितना वैभवशाली रहा, उस वैभव को पर कैसे कुठाराघात किया गया और उस वैभव को कैसे पाया जा सकता है। कितना महत्वपूर्ण होता है
एक नाटककार के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक लेखक के रूप में जो समाज में हुआ है, होना चाहिए या जो नहीं होना चाहिए, और उसके द्वारा पद्मश्री तक पहुंचना? जहाँ तक मेरे नाट्य लेखन का सवाल है, नाटक तो एक कला है, लेकिन कला समाज से जुड़ी हुई है। सामाजिक कला है और कुछ भी समाज विरोधी नहीं होना चाहिए। आजकल के ज़माने में जब मैंने प्रारंभ करा था नाटक, तो नाटक के क्षेत्र में एक प्रकार का सन्नाटा था। हिंदी भाषी क्षेत्र में मुसलमानों का शासक 600-700 साल तक रहा और मुस्लिम एथॉस में म्यूजिक हराम है, नाटक हराम है, नृत्य हराम है। संगीत इसलिए बच गया क्योंकि मुस्लिम शासनकाल के दौरान भी सुदूर गांव में जंगलों के आसपास मंदिर हुआ करते थे, उनमें अष्टयाम की आरती होती थी, इसलिए शास्त्रीय संगीत बच रहा। मुस्लिम शासक ऊपर से तो नृत्य के विरुद्ध थे, लेकिन अपने महलों में, किलों में नाच देखना पसंद करते थे, इसलिए नृत्य जो था वो समाज छोड़ करके कोठे पर चला गया, लेकिन नाटक नहीं बच सका। नाटक हमारे हिंदी भाषा क्षेत्र में उस प्रकार से उसका प्रचार नहीं है, उस प्रकार से सम्मान नहीं है जैसा कि बंगाल और महाराष्ट्र में है। उसका ये ऐतिहासिक कारण है। आज़ादी के बाद पारसी थिएटर आया था बीच में 19वीं शताब्दी में, लेकिन वो समाज से जुड़ा हुआ नहीं था। उसमें चमक दमक उर्दू पर्शियन की समाज से जुड़ा नहीं था, इसलिए समाज में जो नाटक का स्थान होना चाहिए वो प्रतिष्ठित नहीं हो सका। 1932 में बोलते सिनेमा आ गया, टोकी सिनेमा आ गया, तो पारसी थिएटर उसके बाद समाप्त हो गया। और इसलिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो नाटक के क्षेत्र में सन्नाटा था। उस समय पृथ्वीराज ने पृथ्वी थिएटर्स के द्वारा देश का भ्रमण किया और नवयुवकों को पता लगा कि नाटक का स्वरूप क्या हो सकता है, कैसे उसको विधा को अपना सकते हैं। तो एक पूरे देश में आज़ादी के बाद एक अमेच्योर थिएटर मूवमेंट स्टार्ट हुआ और 50s में मैं उससे जुड़ा और मैं इस का पहला व्यक्ति हूँ जो अमेच्योर थिएटर से जुड़ा और तब से यात्रा में रहा हूँ नाटक की। हालांकि नौकरी कुछ और करता था, हाँ, लेकिन नाटक के प्रति जो मैं अपने बच्चों को बता देता हूं कि यहाँ पर जो आए हैं यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि दया प्रकाश सिन्हा जी जो है सिविल सर्विस में एक लंबे समय तक रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं बहुत सारे देशों में, लेकिन इनका पहला प्यार जो है साहित्य है, नाटक है, थिएटर है, और इसके माध्यम से उन्होंने भारत के इतिहास को दिखाते हुए भारत का नवनिर्माण कैसे हो सकता है वो करने का प्रयास किया, और इसीलिए इस बार वो पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। लेकिन अगर पद्मश्री के इस बार के जो पद्मश्री दिए गए हैं या पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनकी बात करूं, या जो प्रक्रिया में बदलाव आया है पद्मश्री देने की सरकार की तरफ से, वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जानकारी है आप लोगों को? ये जो प्रोसीजर चेंज हुआ है इसके अंदर ये है कि पीपल पद्मश्री है, ये लोगों के लिए बनाया गया है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये कि जो और लोग हैं जैसे कि सानिया नेहवाल और ये सबको, इनको भी मिले हैं, बट इनका जो पद्मश्री था ये थोड़ा सा लेट हुआ, लाइक इनको पहले एलिजिबल नहीं माना गया। तो ये है कि अब जो बिहाइंड रहते थे अब वो आगे आ गए हैं, और जो इतने अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं ऑलरेडी उनको भी मौका मिल रहा है, बट थोड़ा टाइम लग के। इंसान अपने काम से जाना जाता है, नाम से नहीं। तो जो लोग बिहाइंड द सीन्स थे वो भी अच्छा काम करके आगे आ रहे हैं, उनसे बाकी लोगों को भी जो अच्छा काम करना चाहते हैं प्रेरणा मिल रही है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आ रही हैं। तो और जो हम नए न्यू इंडिया की जो इमेजिनेशन है, नव भारत, तो वो भी इससे साकार हो रहा है और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। ये समाज सेवा के ज़रिए लोगों तक पहुंचना, उनकी सेवा करना और उनके जीवन में बदलाव, सुखद बदलाव लाने का प्रयास करना, जिससे आप लगातार जुड़े हुए हैं। और आपने कहा कि दिव्यांगों के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त आप समाज सेवा के और किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और जिस भारत के निर्माण की आपने बात कही है, और उसमें आपका कितना इनपुट आपको लगता है
मिल रहा है आपके उस समाज सेवा कार्य से? मैं एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि मैंने एक छोटे से गैरेज से प्रारंभ किया था आर्टिफिशियल लिम्स बनाना। उस समय पैसे भी नहीं थे, कितनी दूर होगा, कितना बड़ा होगा, इसका कोई अंदाज़ नहीं था। रोज़ पैसों की दिक्कत होती थी, परंतु शुरुआत की और कारवां बनता गया। आज अभी तक की यात्रा में करीबन 36,000 लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स दिए हैं और 9,000 से ज़्यादा वैसे बच्चे जिनके हाथ पैर टेढ़े हैं, विकृति के शिकार हैं, उनकी विकृति दूर करने का प्रयास किया गया है। इसमें लोग जुड़ते गए, ये पक्की बात है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अच्छे कामों के साथ रहता है, पहचान हो या ना हो। दूसरा क्षेत्र हमने अभी पिछले 5-6 साल पहले शुरू किया, ऑर्गन डोनेशन, अंग दान को लेकर। मृत्यु के पश्चात धार्मिक रीति से दाह संस्कार होते हैं या कब्र में गाड़ा जाता है, यही है। परंतु जाते जाते भी आप किसी का भला कर जाए, आप एक नई ज़िंदगी, लोग कहते हैं कि साहब शरीर जो है मिट्टी का है, मृत्यु के बाद ये मिट्टी में जाना है, परंतु उसके बावजूद भी आप जीवित रह सकते हैं, अमृत तो पा सकते हैं आँखों का दान करके, ऑर्गन्स का दान करके, शरीर को ये चिकित्सकीय अनुसंधान के लिए स्टूडेंट्स के बीच देकर। आज बिहार के अंदर, जैसे मैं ये एक जानकारी है कि आने वाले 2050 तक में 50 करोड़ लोग अंधेपन के शिकार होंगे। 50 करोड़ लोग। हमारे बिहार में हर साल 12,500 लोगों की ज़रूरत होती है, परंतु मिलता कितना है? मात्र 500-600। यदि मृत्यु के बाद जलाना ही तो है, आप दान करके देखें, आपके परिवार के भी संस्कार बदल जाएंगे। और एक बड़ी मुहिम हमने छेड़ी है बिहार के अंदर। अब नेत्रदान एक बड़ा मूवमेंट के रूप में खड़ा हुआ है। क्या बात है। और आपको कोटि कोटि साधुवाद, और साधुवाद के साथ साथ आप पद्मश्री के लिए पूरी तरीके से अधिकारी थे और आपको पद्मश्री मिला है। और हमारे साथ दूसरे पद्मश्री श्री दया प्रकाश सिन्हा जी वर्चुअली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दया प्रकाश जी, यहाँ पर हम प्रक्रिया की बात कर रहे थे कि पहले माना जा रहा था कि कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों के द्वारा किए गए काम को ही यहाँ पर पहचान मिलती है, लेकिन हम देख रहे हैं इस बार विशेष रूप से ऐसे लोगों को भी जो है चुना गया है पद्म पुरस्कारों के लिए, जो कहीं गांव देहात में लगातार काम कर रहे थे। खुद जो है उनका जीवन यापन करना थोड़ा सा दूभर था, मुश्किल था, लेकिन वो समाज को राह दिखाने की कोशिश कर रहे थे या फिर समाज के लिए लगातार काम करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया। तो क्या ये बदलते भारत का परिचायक है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बदलते भारत का परिचायक है। इसका आइसोलेशन में मत देखिए जी। जब से मोदी सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि जो अन्याय हुए थे 74 सालों पिछले सालों में, उनका निराकरण हो रहा है। ये केवल इस क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि गांव में लोगों को बिजली मिले, गांव में लोगों को पक्के मकान मिले, गांव में लोगों को शौचालय मिले, जो काम बहुत पहले पीपल्स वेलफेयर का, सामाजिक कल्याण का जो कार्य पिछले प्रारंभ से 1947 से होना चाहिए था, उसकी शुरुआत सही अर्थों में 2014 से हुई है। ये बहुत ही जी। और इसी जो न्याय सामान्य व्यक्तियों को मिले, क्योंकि चोजन फ्यू को जो सत्ता के आसपास चक्कर लगाती है, वो लोग लाभान्वित होते हैं जी। लेकिन मोदी जी के शासन में न्याय हो रहा है, और जो लोग उपेक्षित थे, जिन लोगों को साथ न्याय हुआ था, जो उनके साथ न्याय हो रहा है। तो क्या जो है आप लोग प्रेरित होते हैं जब इस तरीके से नाम को नहीं बल्कि काम को पहचान मिलती है? जो हमारा ग्रामीण भारत है, वहाँ पर लोगों को सुविधा के साथ साथ अब देश का सबसे बड़ा सम्मान भी मिल रहा है। क्या बात है, वाह, बड़ी बात जी। और कोई? हाँ। जैसे कि हमने उनके बारे में सुना था जिनको फॉरेस्ट, और जिन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी बहुत बार काम करा था। 30 साल से वो केवल पेड़ लगा रही हैं। उनके बारे में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी कि किस तरह से उन्होंने, वो स्कूल नहीं गई हैं मगर फिर भी उनको जड़ी बूटियों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उनको सब पता है।
तो ये प्रेरणा सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है जिनके पास एजुकेशन का रिसोर्स रहा है, जिनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा हम लकी रहे हैं कि हमें एजुकेशन मिल पाई है, उनके लिए भी है। जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाया और जिनको इस फील्ड में फिर भी वो है कि वो फिर भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सिर्फ देश के लिए नहीं, ये दुनिया के उसमें पर्यावरण के उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये जो जैसे 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 अवार्ड्स मिले हैं, ये इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी का रंग रूप या फिर क्या वो एजुकेटेड है ये नहीं देखना, जबकि ये भी देखना है साथ में कि वो क्या काम कर रहे हैं देश के लिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई शंका हो किसी प्रकार की जिसका निवारण आपको लगता है कि होना चाहिए, आप पूछ सकते हैं पद्मश्री विमल जी से। जैसे कि आपने बोला कि स्टार्टिंग में लाइक जैसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई आपको फाइनेंशियली, तो आपने उसका निवारण कैसे करा? क्योंकि इसी चीज़ से हमें सीखने को मिलेगा, हम आगे देश के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। मैं उस प्रदेश से आता हूँ जहाँ से कि आप 100 रुपया भी डोनेशन में मांगेंगे तो पहले तो आपका चेहरा देखेंगे कि ये जो है कहाँ से चला आया। उस स्टेट के अंदर बिना किसी सरकारी सहायता के आज मेरा सालाना बजट करीबन 1 करोड़ रुपए का है। और ये बजट किसी आम लोगों से, हम आप सब लोग जो थोड़े भी संपन्न, उनको मोटिवेट करते हैं कि ज़िंदगी को जीना है तो कुछ समाज के लिए भी जियो। प्रायोरिटी में ज़िंदगी के समाज को आप ले आएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी संस्कारित होगा। देखिएगा कि मेरे माँ बाप क्या करते हैं, किसी अस्पताल में जाके किसी की सहायता करते हैं तो उस बच्चे के मन पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग चाहते हैं कि हम जो कहते हैं ना वो हमारे यंगस्टर्स करें, लेकिन यंगस्टर्स कहने से नहीं, आप क्या करते हैं वो उसके आधार पर वो आपके व्यक्तित्व का आकलन भी करते हैं और उनको क्या करना है उसका भी वो जो है निर्णय ले लेते हैं। दया प्रकाश सिन्हा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं वर्चुअली, उनसे कोई सवाल? सर, मेरा सवाल हमारे दोनों गेस्ट से है कि जिस तरह से आप दोनों ने काफ़ी पहले ये चीज़ें शुरू की, आपने नाटक लिखना और आपने समाज सेवा करना, तो मैं दोनों से पूछना चाहूँगी कि आप दोनों की ज़िंदगी में ऐसा कोई स्टेज आया जहाँ पर आपको लगा कि मुश्किलें आ रही हैं या शायद लोग समझ नहीं रहे हैं कि आप किस तरह से उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? ये जो मैंने शुरुआत में ही पूछा था कि आपके काम, जब आपको सम्मानित किया जाता है तो आपके काम के बारे में पता लग जाता है, लेकिन आपको जो सम्मान मिला है वहाँ तक पहुँचने के लिए किन कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उनसे दो चार होना पड़ा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। अगर उसके बारे में भी पता लग जाए तो शायद आपका सम्मान जो है इस पद्म सम्मान के साथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपकी यात्रा के बारे में यहाँ पर जानना चाहते हैं सारे बच्चे। मैं देखिए, संघर्ष तो होते ही है और कोई भी नई विधा में कदम रखता है तो संघर्ष तो होता ही है। और हम सबको जो भी किसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं या इनका सम्मान हुआ है, उनका संघर्ष तो प्रारंभ से ही हुआ है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने नाटक को केवल एक मनोरंजन की विधा के रूप में नहीं देखा है। मैंने नाटक के द्वारा जो हमारे समाज में प्रवृत्तियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनका विश्लेषण करके समाज के सामने रखा है। मेरे नाटक जो ऐतिहासिक नाटक भी हैं, सिर्फ नाम मात्र पे ऐतिहासिक है, मगर उसमें भी मैंने आज की भारत को प्रतिबिंबित करने का प्रयत्न किया है। अभी जयप्रकाश जी की बातचीत चल रही थी नवनिर्माण की, उसी दौरान मैंने अनुभव किया कि समाज, हालांकि मैं सरकारी नौकर था, कि समाज में धीरे धीरे डिक्टेटरशिप आने के आसार नजर आ रहे हैं। एक प्रकार की डिक्टेटरशिप स्थापित हो रही थी। उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने गुजरात में, वहाँ के स्टूडेंट्स ने नवनिर्माण समिति बनाई थी, जो कि उस समय सरकार का विरोध कर रहा था। तब मैंने नाटक लिखा कथा एक कंस की। कथा एक कंस की में वो कंस की कथा नहीं है, कंस के माध्यम से सब डिक्टेटर्स की कथा है, जो समय समय पर आते रहे हैं और अंत में अपनी सत्ता के शिखर पर पहुंच करके जो नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो। तो मैंने कंस की परिकल्पना नाटक में एक तानाशाह के रूप में की, जिसके खिलाफ
यूथ विद्रोह कर देता है, युवक विद्रोह कर देते हैं, और युवक विद्रोह का नेता कृष्ण थे, और कृष्ण जी नवनिर्माण समिति बनाते हैं। तो समय से जुड़ करके मैंने वो जो नाटक लिखा वो आज की कथा कहता है, क्या ऐतिहासिक बात है। नाटक आज की कथा कहता है। ये मेरे नाटकों की विशेषता रही। तो संघर्ष तो सभी विधाओं में होता है, प्रारंभ मुश्किल होता है नई बात के लिए। और यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर आपने विमल जी से भी पूछा है कि क्या ऐसा कोई जिंदगी का पड़ाव है जहाँ लगा कि शायद आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है? सबसे पहले तो मैं दया प्रकाश जी को पद्मश्री मिलने पर बधाई देता हूँ। क्या बात। दूसरा कि संभवतः आपसे मेरी मुलाकात पटना में योगेंद्र बाबा के साथ हुई है, ऐसा मुझको याद आता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपके स्वस्थ जीवन के लिए। दूसरा कि मैं दो पॉइंट्स के ऊपर बात रखना चाहता हूँ कि अभी कोरोना काल था। कोरोना काल में पूरा विश्व, यूरोपियन कंट्री जिसको कि हम कहते हैं कि बहुत संपन्न और बहुत जो है सब सुविधाओं से युक्त, वहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में मौतें हुई। भारत एक विश्व की सबसे बड़ी कंट्री के रूप में कोरोना से ग्रसित था, उसके बावजूद, और एक ढंग से कह सकता हूँ कि पूरी ये मेडिकल व्यवस्था चरमराई हुई थी। उस समय समाज के छोटे छोटे लोग, कोई गांव के अंदर, कोई शहरों के अंदर, हज़ारों लाखों ये मज़दूर पैदल 1000 किलोमीटर तक चले गए। उनको सहायता देने का काम अचानक सब लोगों ने कहीं पानी पिलाया है, कहीं चप्पल दी है, कहीं भोजन कराया है। ये जो संस्कार हमारे देश का है, इसको फिर से जागृत करने की ज़रूरत है। आज विश्व में सबसे कम मौतें भारत में हुई, ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है अच्छे संस्कारों के कारण। सिन्हा जी, यहाँ पर जैसे यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, क्या उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी शिक्षा के साथ साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो जिस नव निर्माण की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं उसमें भागीदारी भी हो? बिल्कुल, एक बार मन तो बना लें। मन बना लें। मन में बनाने की मन बनाना सेवा करनी जरूरी है। मन में बनाना है कि हम केवल ये जीवन अपने लिए नहीं जिएंगे, दूसरों के लिए भी जिएंगे, और कुछ भी करें अपने दिल की सुननी चाहिए और करना चाहिए। अगर खेल में शौक है तो उसमें आगे बढ़ें, अगर नाटक में शौक है तो नाटक में बढ़ें, संगीत, गायन, समाज सेवा, जिसमें भी रुचि है उसमें अधिक से अधिक सीरियसली, गंभीर रूप से, हृदय से काम करें। हृदय से काम क्योंकि करने जो की दिल से बात होती है वो दूर तक पहुंचती है, तो दिल से काम करें। बहुत बड़ा मंत्र यहाँ पर हमें मिला है कि दिल से काम करना बेहद आवश्यक है। मैं अंत में एक बात जरूर कहूँगा आज की युवा पीढ़ी के साथ कि ज़िंदगी में भारत प्रथम, फर्स्ट भारत बने। हर काम में भारत प्रथम होना चाहिए, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।